तो पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी का चौथा अध्याय है। इसके पहले हम लोगों ने 3 अध्याय पढ़ा था, श्रम विभाजन जाति प्रथा, विष के दांत, तीसरा भारत से हम क्या सीखे, और चौथा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म होता है 1907 में और मृत्यु 1979 को हो जाती है, यानी कुल 72 साल जिए हुए हैं। ठीक है। पहली बात क्या याद रखेंगे कि जो इनका जन्म है ना वो हुआ था छापड़ा बलिया उत्तर प्रदेश में। बोलेंगे सर छापड़ा ये तो बिहार में पड़ता है ना, तो छापड़ा और बलिया सटल हुए हैं, समझ में आ रही है बात। छापड़ा और बलिया सटा हुआ है, तो उस समय तक जो छापड़ा बलिया का हिस्सा है उसको यूपी में ही माना जाता है। ठीक है। तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शिक्षा की बात करें तो शुरू में जो इनकी पढ़ाई हुई थी वो हुई थी संस्कृत में, और वो घर पे ही पढ़ाई हो गई थी। अब जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि द्विवेदी लिखा हुआ है। द्विवेदी माने पंडित परिवार में जन्म लिए हैं। ठीक है। द्विवेदी मतलब जो 2 वेदों का अध्ययन करता है। जिसने 2 वेदों का अध्ययन किया हो। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत में हुई। बाद में इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ज्योतिष समझते हैं? ज्योतिष का मतलब होता है कि जो वो सब होरोस्कोप नहीं दिखता है, हाथ दिखता है या ग्रह नक्षत्र दिखता है, अब बताता है कि आपकी कुंडली मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, आपके जीवन में शनि का प्रकोप है, मंगल यहाँ पे विराजमान है, आप कोई भी काम कीजिएगा तो ये हो जाएगा। शनिचर को कड़िया कपड़ा पहनिए, बीएफए को पियर कपड़ा पहनिए, समझ रहे हैं, वो सब ज्योतिष लोग का काम होता है। तो ये ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी इनको प्राप्त हो चुकी है। तीसरी बात क्या याद रखेंगे कि द्विवेदी जी एक प्रख्यात माने फेमस निबंधकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, आलोचक हैं और इतिहासकार हैं। निबंधकार मतलब समझते होंगे, उपन्यासकार मतलब समझते होंगे, आलोचक मतलब क्या होता है? आलोचक का मतलब होता है आलोचना करना, किसी की निंदा करना। अब निंदा करना इन द सेंस नहीं कि उसकी माने पूरी निंदा ही कर रहे हैं, वो वाली बात नहीं। आलोचना का मतलब होता है सही ढंग से आलोचना करना। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बढ़िया काम नहीं करे उस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है। तो वो एक हेल्दी आलोचना होता है। ये ना कि लगनी कुटनपन बतिया के चालू करे पड़ोसी के, वो भी आलोचना होता है। ठीक है। प्रमुख रचना की बात करें तो रचना में सबसे मेन जो है वो याद रखेंगे अशोक के फूल। अब याद करने का ट्रिक क्या रखेंगे, अशोक का पेड़ होता है। ठीक है। तो उस पर हजारों फूल लगे होंगे ना, तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरी रचना है कल्पलता कुटज, और ये तीनों के तीनों निबंध हैं। तो ये भी कई बार पूछा है कि अशोक के फूल क्या हैं, तो निबंध है, याद रखेंगे। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये भी वीवीआई है। इसमें जो वीवीआई है उसको हम बता देते हैं। ये बाण भट्ट की आत्मकथा वीवीआई है, अशोक के फूल वीवीआई है, अनाम दास का पोथा वीवीआई है, एक आलोक पर्व भी है। समझ में आ रही है बात। तो ये भी पूछता है। फिर है चाड़ू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा का मतलब क्या होता है? ग्रंथ या किताब। समझ में आ रही है बात। तो पोथा रहेगा तो उसमें 1000 पन्ना नहीं होगा, मतलब ढेर सारे पन्ने होते हैं ना। तो याद रखेंगे कि अनाम दास का पोथा रचनाकार कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है आलोक पर्व। आलोक पर्व भी इनकी एक रचना है जिसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो याद रखेंगे आलोक पर्व। ठीक है। आगे देखिए, ये आगे चल के ये प्रोफेसर भी रहे हैं, अब प्रशासनिक पदों पे काम भी किए हैं। तो वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। ये प्रोफेसर रह चुके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगला पॉइंट, इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, ठीक है, माफ करना, पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि मिली थी। ये पॉइंट याद रखेंगे। ये भी पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इनको डिलीट की उपाधि मिली है। तो अंतिम पॉइंट है, सन 1979 में इनकी मृत्यु दिल्ली में हो जाती है। और ये रहा हमारे लेखक का इंट्रोडक्शन। तो चले हम लोग पाठ में निकालिए। इसका इंट्रो बहुत जरूरी है, ठीक है।
ध्यान से सुनते जाना। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यूरियोसिटी मतलब ये काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, नई नई प्रश्नों को खोज निकालते हैं, नई नई चीज़ों को मतलब प्रश्न के रूप में उभार देंगे आपके सामने। आप हक्के बक्के रह जाएंगे कि हम भी तो उतने दिन से देख रहे थे ना, हमारे पास ये दृष्टिकोण काहे नहीं था, अब बच्चा के पास होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो इनकी छोटी लड़की है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इनसे पूछ देती है कि पापा तनी बताई ना कि नाखूनवा काहे बढ़ेला। अब बाबूजी तो बचपन से देखते हुआ तरन कि नाखून बढ़ते हैं, रोज़ हम लोग काटते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात नोटिस किया कि आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। सवाल तो यही है ना। तो इनकी बेटी ने ये सवाल पूछा था। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। जैसे कि नाखून होते हैं ना, ये एक निर्लज अपराधी की तरह है ना। आराम से काट दीजिए, दंड स्वीकार करें, कोनो बात नहीं है, मार लो, काट लो। फिर 3 दिन के बाद फिर सेंध पर हाजिर बनी, मैंने फिर नाखून क्या हो गया है, बढ़ गया है। निर्लज इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि ये बार बार आप काटते रहे हैं और ये फिर बार बढ़ जाते हैं, उसी को ना निर्लज बोलते हैं। आप किसी काम के लिए मना करो किसी को, वो बार करते रहे तो उसी को ना निर्लज बोलते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि निर्लज अपराधी की तरह चुपचाप दंड को स्वीकार कर लेंगे और उसके बाद फिर तीसरे दिन देखेंगे तो क्या हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। ठीक है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, बनमानुस था। उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। यानी लाख वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। हम लोग के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ क्या थे, नाखून थे। वो लड़कियों के आज भी हथियार है, समझ में आ रही है बात। मारा पीटे के तो मुकामुकी करती है सब, बकोटा बकोटी करती है सब, समझ रहे हैं। मुँह तक नोच लेगी, पूरा छीन लेगी खींच के। लड़की से मतलब कि लोग धड़ ले तो कबाड़ दिए सही वाला पे दम है ना। बचपन में मुझे भी याद है, तो कबाड़ लिया था सब मेरा मुँह को, लड़की थी बगल की। तो मनुष्य के लिए दांत भी इम्पोर्टेंट थे, नाखून भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन नाखून को सबसे पहले रखा गया था, दांत बाद में आता था। यानी पहले कोई भी लड़ाई करनी होती थी, किसी जानवर से बचना होता तो किसका प्रयोग करते थे, नाखून का, और बाद में किसका, दांत का। लड़की दोनों होली सन ना, पर नाखून से बकोटी हैं सब, बाद दांत काटा होगबे कर ली सन। सब सहनी तक दांते काट ली हैं सन, हथियारे का बहुने के। अब छोट लड़का संग देख लो, मारपीट करने से देह में दमे नहीं खे, कितना चोट लगी ओकरा से, खिसिए बस का करे, दाप ही हबकली ले है। छोटका बच्चा सबके देख लो, दूगो आगो के निकल, दूगो ऊपर से दूगो नीचवा से, हे। वो कैसन मशीन हटे, वो देखे हैं दूगो ऊपर से दूगो नीचे से, ये कैसा मशीन होता है। एक बार अगर उंगली फंस गया ना उसमें, समझ रहे हैं ना, नानी याद दिला देता है सब, बहुत बेजोर पकड़ता है। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में आने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। अब ये बता रहे हैं ना कि धीरे धीरे हम लोग डेवलप करते गए, विकसित होते गए, विकास करते गए। तो होता क्या है कि वो पहले हम लोग नाखून का सहारा लेते थे, दांत का सहारा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आगे विकसित होते गए ना, तो इन सब का सहारा लेना क्या किया, बंद किया। अब ढेला का यूज़ करते थे, समझ रहे हैं। अगर किसी कुछ बड़ा ढेला उठाकर मारा कपार टन ना, मुँह का मुखी कर सकता नहीं है। जो काम आपका हाथ नहीं करेगा वो ढेला कर सकता है ना। मुँह से मार के कपार फर्क होगा, फटी ईंटा उठा के मार दो, समझ रहे हैं। उसके बाद वो डाल का सहारा लेना शुरू किया, समझ में आ रही है बात। यानी पेड़ पौधों की डालियाँ निकालना शुरू किया वो। तो राम जी की जो वानरी सेना थी, उनके पास ऐसे ही अस्त्र थे। वो ढेला का, पेड़ के दाढ़ी का, ये सब का यूज़ करते थे। ठीक है। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। देवराज इंद्र का नाम सुना है, देवताओं के राजा हैं ये। ठीक है। इनके पास देखिए क्योंकि बाती जैसा हथियार होता है इतना बड़ा। ठीक है। वो दधीची ऋषि थे ना, उनकी बाती से बना है, ऐसी पौराणिक कथाओं में लिखा गया है। अब कितनी रियलिटी है मैं नहीं जानता हूँ। बोला गया था वो काफ़ी पावरफुल था, दधीची ऋषि का हड्डी,
और उसी से वो वज्र बना था। इंद्र जी का सारा जब हथियार फेल कर जाएगा तो उस दधीचि ऋषि के बाती का यूज़ करते थे, समझ रहे हो। अब पता नहीं उसे कैसे फाइट करते होंगे भगवान जाने ना। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्या थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थीं। तो जो आर्य थे ना, आर्य मनुष्य थे, तो इनके पास धीरे धीरे डेवलप करके इनके पास धातुएं आ गई हैं, लोहा। अब लोहा का हथियार बना रहे हैं। लोहा का हथियार जानवर के हड्डी से, पेड़ पौधे की डाल से, ढेला से सबसे मजबूत होता है। और देवता लोग को भी सहायता लेनी पड़ती थी मनुष्य से। कारण क्या है कि इनके पास लोहे के हथियार होते थे। राक्षस के पास अनेक विद्या थी लेकिन लोहे का हथियार नहीं था, समझ रहे हैं। तो लोहा का हथियार सबसे अधिक कारगर सिद्ध हुआ, जो सबसे अधिक युद्ध को जीतने में क्या करता था, सहायता करता था। अस्त्र शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थीं। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली ना। नाग हार रहे हैं, सुपर्ण हार रहे हैं, गंधर्व हार रहे हैं, असुर हार रहे हैं, राक्षस हार रहे हैं। समझ में आ रही है बात। जीत कौन रहा है? तो लोहे के हथियार वाले लोग जीत रहे हैं। जिसके पास बढ़िया वेपन होता है, हथियार होता है, वही ना युद्ध जीतता है। अभी भी वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो जिसके पास अधिक हथियार होगा वही ना जीत जाएगा। जिसके पास कम हथियार है वो कहाँ से जीतेगा। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ चल पड़ा है। अब ये जो लोहे के हथियार थे ना, ये भी ढेर दिन तक कारगर सिद्ध नहीं हुए। अब मनुष्य अब तोप वाले गोला पे भरोसा करने लगा है, एटम बम पे भरोसा करने लगा है। अब एटम बम रसगुल्ला वाला ना, एटम समझते हैं ना, परमाणु बम। अब लोहा का हथियार आपके तलवार हाथ में धरा दे 20 गो आदमी के बीच में ना, कह लो ले जाके तनी मर्डर करता, कै आदमी का मर्डर कर देव? 20 गो, 50 गो, 100 गो, 200, यही ना करेंगे। एगो ले जाके बम बिक दा, 5000 जना साफ। तो लोहे के हथियार से ये काफ़ी एडवांस हो गया है ना। तो मनुष्य अपनी गति से आगे बढ़ता गया और हथियार क्या हो गए, एडवांस होते गए। और ये मनुष्य को बहुत ही लंबे दलदल में, कीचड़ में घसीटता गया है। युद्ध से क्या शांति आती है? कभी कभार आती है शांति। अगर उसके युद्ध ना किया जाए तो शांति, जब तक शांति अनिवार्य ना हो जाए, समझ में आ रही है बात, कि मैंने शांति रखना एकदम ज़रूरी है। आदमी मान नहीं रहा है तब युद्ध कीजिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना दायरा बढ़ाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए एक दूसरे से युद्ध करते हैं। अब विश्व शांति आज की सबसे बड़ी समस्या है। सिर्फ दुनिया में ही नहीं बता रहे हैं, ये पूरे दुनिया की तो बात है ही, इंडिया में तो और है, हर एक स्टेट में है। कहाँ आए दिन मारपीट नहीं होता है? किसको गर्मी नहीं चढ़ता है? कौन फाठा भाला कूच नहीं निकाल रहा है? तीसरी देखो जमीन खाती मार भई रहता है। हम देखो तो स्कूल में लड़का बड़ा सन तो लड़की खाती मार कर देता सन। गलती कर रहे हैं। हर एक चीज़ के लिए लड़ाई है ना। छोटा बच्चा तक है वो लॉलीपॉप के लिए लड़ रहा है, जलजीरा के लिए लड़ रहा है कि जलजीरा नहीं मिलत हमरा, हई काहे छीन लहन, मार दिलक दू मुँह का मुँह पहुँच रहा है। तनी सौ से बड़े हो गए हैं, स्कूल में चले गए हैं तो लड़की खाती मार कर रहे हैं ना। नौकरी चाकरी लेना है ना, जॉब वॉब लेना है, उसके लिए भी दुश्मनी मोल रहे हैं। अरे रोजगार खातिर लड़ाई ना हो जाला कि हम मजदूरी करे जाएँ तो हम करे जाएँ, वो खातिर झगड़ा हो जाला। उसके बाद और गए तो भाई भाई में झगड़ा हो रहा है तो ज़मीन खातिर झगड़ा कर लिए। मेहरारू आई, बस मेहरारू खातिर दोनों मेहरारू अपने में लड़वा दिली सब भाई के ना। तो ये लड़ाई बंद नहीं होने वाला। ये घर घर की लड़ाई है, जिला जिला की लड़ाई है, स्टेट स्टेट की लड़ाई है, ठीक है। ये देश देश की लड़ाई है। ये विश्व किस दिशा में जा रहा है और ये सब मेन पावर करवाता है। अगर आपके पास हथियार नहीं है ना तो आप शांति से बैठे हैं। अगर आपके हाथ में एगो बंदूक दे दिया जाए तो आपके पीछे कीड़ा मचेगा, समझ रहे हैं। उठा के हिंकरा पीछे मरते रही, हुंकरा पीछे मरते रही, हुंकरा पीछे मरते रही ना। धाए 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 काय कलिए रे, दे 5 रुपये के बिस्कुट तो पैसा ना देवे ढाए, समझ रहे हैं। हाँ, तो नीच आदमी के हाथ में अगर पावर दे दिया जाए, नीच आदमी के हाथ में, तो उस पावर का वो मिसयूज़ करता है, गलत उपयोग करता है। और हमारे साथ भी वैसा ही है। हम लोगों ने परमाणु बम बनाए, हाइड्रोजन बम बनाए, तोप के गोले बनाए, किस लिए? अपनी रक्षा के लिए। बस सबसे बड़का मिथ है, रक्षा के लिए नहीं बनाए हैं, दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए किए हैं। हिरोशिमा की घटना, नागासाकी की घटना इसकी गवाह रह चुकी है। जब एक परमाणु बम 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोगों को मार देता है। अब जो हाइड्रोजन बम है वो परमाणु बम से 1 लाख गुना
ज़्यादा पावरफुल होता है, एक मार 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। 1000 परमाणु बम फोड़ा आ 1 हाइड्रोजन बम फोड़ा, बतिया बराबर हो जाए। तो इंसान इतना डेवलप कर चुका है, जो मनुष्य नाखून पे भरोसा करता था अब परमाणु बम पे भरोसा कर रहा है। ठीक है, आगे। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं, अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चढ़ने वाले। अब ये प्रकृति हमें बार बार याद दिलाती है कि एटम बम हो गिला से, परमाणु बम हो गिला से तारा भीतर के जानवर नहीं मर गई ना, अभी भी रक्षा करे के हो। ये गोली बंदूक ना रही तो एकरे सहारा ले ना, इसीलिए प्रकृति क्या करते रहती है, इस नाखून को बढ़ाते रह रही है। ठीक है, तत्कीमा मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाई जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं। लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए उसे यह असह्य होगा। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। अब ये प्रकृति बार बार याद दिला रही है ना कि तुम पहले भी जानवर थे और आज भी जानवर हो। तुम पहले भी भोजन के लिए, जमीन के लिए और भी ढेर सारी चीज़ों के लिए लड़ाई करते रहे हो। नाखून तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है और आज भी तो तुम वही हो ना। तुमने परमाणु बम बना लिया तो तुमने कौन सा जानवर वाला आदत छोड़ दिया है? आज भी तुम लोगों को मारते हो। मतलब वो चील जो बैठा है ना, जो लाश को नोच के खाता है, वो भी बैठ के ऊपर से बैठ के सोच रहा होगा कि हमसे अच्छा तो वो इंसान नोच रहे हैं ना। आए दिन रेप और बलात्कार का केस होते रह रहा है, तो क्या हम लोग जानवर से कम हैं? आए दिन मर्डर, हत्या होते रह रहा है। ऐसे ऐसे मर्डर की घटनाएं आती हैं जिसमें वो किसी का गर्दन काट देता है, सब समझ रहे हैं, काट के चौड़ा। एक अभी हाल फिलहाल गोपालगंज का साथ केस था कि उसमें एक गर्दन काट दिया था किसी मुस्लिम का, फिर उसको भी लोग मिल के मार देते हैं। तो ये हमेशा घटनाएं होते रहती हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं हैं, समझ रहे हो, ये मनुष्य के मेंटालिटी की बातें हैं। ऐसे ढेर सारे हिंदू हैं जो समझदार हैं, ढेर सारे मुस्लिम भी हैं जो समझदार हैं, मारपीट में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या लगता है कि मारपीट ही अल्टीमेट सोल्यूशन है किसी भी चीज़ का। थोड़ा सा बात हुआ नहीं कि मार 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 मार, हर एक चीज़ में मार 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 स्टार्ट कर, हर एक चीज़ में फाइट कर रहे हैं, हर एक चीज़ में। क्या ये वृत्ति तुम लोगों में नहीं है? बिल्कुल तुम लोगों में भी ये वृत्ति है, जानवर वाली। थोड़ा सा कुछ होता नहीं है कि भाई भाई से लड़ जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ने लगते हो। तो ये प्रकृति में बार बार याद दिलाती है कि तू ये मत बुझा कि तू सभ्य हो गई बड़ा ना। नाखून बार बार काट के दिखाओ तो कि ना देखो अब हमारा में जानवर के गुण नहीं खे, बार बार नाखून काट रहे हैं। लेकिन वो नाखून बार बार याद दिलाता है कि नहीं, आज भी तुम्हारे भीतर जानवर का गुण विद्यमान है। तुम पहले भी जानवर थे और आज भी जानवर ही हो, इसीलिए नाखून बढ़ते जा रहे हैं। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है। कामसूत्र एक किताब है, इसको वात्स्यायन जी ने लिखा है, ठीक है। उनके किताब में नाखून का उल्लेख मिलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई थी। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों को न जाने किस काम आया करते थे। अभी बता रहे हैं ना कामसूत्र, मैंने अब तो इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अब त्रिकोण, इस नाखून होता है ना, तो इसको त्रिकोण जैसे काट देंगे, खूब बढ़िया राउंड गोल शेप में कर देंगे, चांदा मामा जैसा आकार बना देंगे। मैंने नाखून को खूब बढ़िया सजा के संवार के रखते थे। लेकिन आजकल की स्त्रियाँ उसको नाखून पालिश से रंग के रखती हैं। समझ में आ रही है बात? उनके कामसूत्र से पता लगता है कि मनुष्य जो पीछे का था ना, वो नाखूनों को खूब सजा के रखता था। आज भी लड़कियां रखती हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। कुछ लड़के भी हैं जो जब कानी उंगली में नाखून बढ़ा के रखे हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जिसका कानी उंगली का वो नाखून वो लंबा होता है ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि जो लड़के नाखून इतना बड़ा बड़ा बढ़ा के रखते हैं ना, मेरे मन में पता नहीं ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया है कि वो हरामखोर हिजड़े होते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, अब मेरे मन में ऐसा धारणा बन गया है। अब पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता कि मन लड़के इतने बड़े बड़े नाखून बढ़ा के रखें। उनको लगता है कि वो ब्यूटी जैसा वो
लड़कियों तक तो ठीक लगता है कि उनको संवारना है, समझ रहे हैं, लेकिन लड़के जब बढ़ाते हैं तो थोड़ी सी देख के अजीब सा लगता है ना जी। नाखून रखो लंबा अच्छी बात है, लेकिन लंबे नाखून रखोगे ना तो उसमें होता है क्या ना कि वो जाके मैल जम जाता है उसमें, ठीक है। आप भोजन करेंगे ना तो वो सारा भीतर चला जाएगा। आप पॉटी करने गए हैं, पिछवाड़ा धोए हैं ना, उसमें जाके सारा फंसा हुआ है, और वही लेकर दाल भात में खींच रहे हैं तो खतरनाक हो जाएगा ना। इसलिए नाखून को छोटा रखना है, इन्हें बढ़ा के ब्यूटी हेंगे देखते हैं बड़ा नहीं मन लगता। नाखून को ढेर बड़का नहीं करना है। और नेल पॉलिश जो तुम लोग लगाते हो ना, ये भी खतरनाक होता है, तुम्हें नहीं पता है। उसमें फार्मेलिन, फार्मेल्डिहाइड और ढेर सारे खतरनाक केमिकल होते हैं। और जब खाना खाएंगे ना तो आपने कभी नोटिस नहीं किया है कि वो जो नाखून छूट जाता है कुछ दिन के बाद, वो आखिर जाता कहाँ है? सवाल तो यही है ना। तो जब आप भोजन करते हैं ना, गर्म खाना खाते हैं, तो वो दाल भात में डूबा, गरम दाल भात में, बस वो क्या होगा, धीरे धीरे छूट के दालों में मिक्स हो गया, भातों में मिक्स हो गया, वही खा रहे हैं, भीतर जा रहा है, वो धीरे धीरे चल के आगे कैंसर का कारण भी बनता है। अब पूरा तो नाखून चमकावे में लगा रहे लूलो, ये तो केयर से बाएं हाथ में रखो, दाहिने में नहीं। उनको सिक्कत माने होता है मोम, और अलकत्तक से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो यही पूछता है दो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कि जो गौड़ देश के लोग कहाँ कैसे नाखून पसंद करते थे, तो बड़े बड़े नाखून को, और जो दक्षिणात्य देश के थे वो छोटे छोटे नाखून को पसंद करते थे। तो ट्रिक क्या याद रखेंगे कि बड़ा बड़ा नाखून रहेगा तो वो गौड़ देश के लोग पसंद करें, तो बड़ा नाखून है तो गाँव खजुआने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े नाखून गौड़ देश के लोग पसंद करेंगे, और छोटे नाखून होगा तो दक्षिणात्य देश के लोग, ठीक है। अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाले वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूँ तो भी नहीं भूल सकता। और यही छोटी छोटी वृत्तियाँ हैं, आदतें हैं जो भारत को भारतीय बनाया है, ऐसा लेखक का मानना है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा, और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। अब ये बोल रहे हैं ना कि जो हमारी बॉडी होती है ना, अनजाने में ढेर सारी चीज़ें हो रही है, ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको नहीं पता है। आप चुपचाप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपके पेट के भीतर भोजन का डाइजेशन चालू है, आपका दिल ऑटोमेटिक धड़क के काम कर रहा है। कुछ नेचर होते हैं जो भीतर से ही होते हैं, जैसे आप कहीं घूमने गए, ठीक है, और अंधेरा है, आप कहीं तनी से खड़खड़ाहट का आवाज़ सुनाई दे, आप डर जाते हैं। तो ये सहजात वृत्ति है ना, जो ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई आकर कर देता, पूरा डर जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये आपके भीतर की वृत्ति है, गुण होता है। वैसे ही नाखून का बढ़ना भी अनायास वृत्ति है। आप कुछ करिए चाहे मत करिए, नाखून क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। बाल का बढ़ना दूसरा बताते हैं, बाल भी बढ़ते हैं। दांत का दोबारा निकल जाना तीसरा, 3 बार दांत निकलता है। अरे सर यहाँ से ना दांत 3 बार निकलता है। हाँ, एक बार दांत टूट जाता है तो दोबारा निकलता है, ठीक है। तिबारा टूटेगा तो पैसा देना पड़ेगा लगाने के लिए। ठीक है। पलकों का गिरना चौथा, पलक को बोल दीजिए कि रोक के रखो, कितना देर ले रोक ले वो ऐसा। हाँ, अब ये बार बार गिरते रहता है ना, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है आपके आँख का। ए भी कि ना, हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, नख बढ़ा लेना एक सहजात वृत्ति है, माने पीछे से ये चलने वाली आदत है, और उसके पशुत्व का प्रमाण है। नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? पशुत्व का। यानी नाखून बढ़ रहा है ना, तो ये बता रहा है कि आप में आज भी जानवर का गुण विद्यमान है ना। थोड़ा सा कुछ होता नहीं है कि जिस लड़की से आप प्रेम करते हैं उसके लिए पॉकेट में तेजाब लेकर घूमने लगते हैं। ये जानवर की प्रवृत्ति को नहीं दिखाता है कि मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं होता है ऐसा। तो ये पशुत्व के एक से एक पशुत्व के प्रमाण हैं। ऐसे ऐसे केस देखते हैं ना हम कि मतलब वो दिमाग खराब हो जाएगा कि वास्तव में इंसान ऐसे होते हैं क्या। उनको थोड़ा सा भी मतलब नहीं होता, निर्लज टाइप के आदमी, मतलब कितना भी मना कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी समझा लो,
ना, लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं। वो मर्डर करेंगे, हत्या करेंगे, मार करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, घर में मारपीट भी करते हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहा जा सकता है? उनमें भी जानवर का गुण विद्यमान है कि नहीं है? तो वही पशुता की निशानी है नाखून का बढ़ना। वो ये आज भी दिखाना चाहता है नाखून की, देख तू पहले भी जानवर था और आज भी क्या है? जानवर। ही बंद कर दो।